हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नित्य योग से ही होता है स्वस्थ जीवन का आरंभ। हम अक्सर योग अभ्यास शुरू करने से पहले भ्रमित रहते हैं कि योग करने का सही समय क्या है। योग केवल शारीरिक मुद्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चा योग परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन है। जिस प्रकार परमात्मा की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, उसी प्रकार योग का कोई नियमित समय नहीं होता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग करने का सही समय अभी, इसी वर्तमान क्षण में है। ऐसा कोई समय नहीं है जो योग के लिए उपयुक्त ना हो। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के योग का अभ्यास किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर कोई भी कर सकता है। योग का अभ्यास दिन के किसी भी समय लाभकारी होता है, लेकिन ऐसा समय चुनना सबसे अच्छा है जो आपकी जीवन शैली के अनुकूल हो और आपको बिना किसी बाधा के अभ्यास करने में सक्षम बनाता हो। आमतौर पर योग का सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है, जब वातावरण शांत और शुद्ध होता है। प्रातः काल का योग अभ्यास आपको स्फूर्ति प्रदान कर तरोताजा रखेगा। ये मानसिक ध्यान और एकाग्रता शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे आप अधिकतम दक्षता के साथ दिन भर काम कर सकते हैं। जब आप अपने श्वास को नियंत्रित करते हैं, तो आपके मस्तिष्क को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और ये सुनिश्चित होगा कि आप दिन भर के कार्य के लिए तैयार हैं और अधिकतम कुशलता के साथ कार्य कर सकते हैं। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी साथी। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे आसन अभ्यास करेंगे जो आपको प्रातः काल एक अद्भुत अनोखी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेंगे। और इसके नित्य अभ्यास से आप ईश्वर में लीन, तनाव रहित, ऊर्जा युक्त, संतुलित एवं स्वस्थ जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास शुरू करने के लिए पहले कुछ नियमों को समझ लेते हैं। योग को सुबह खाली पेट करें या फिर योग अभ्यास और भोजन में 3 से 4 घंटे का अंतर रखें। अपने मन की गतिविधियों को अपने श्वास से बांध कर रखें। अगर आप प्रातः काल इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो किसी ऐसी जगह पर करें जहां ताज़ी और शुद्ध हवा हो, या फिर कमरे के दरवाजे और खिड़की खोल कर करें। सबसे पहले एक सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। ये हमारी मांसपेशियों और जोड़ों को चिकना करने में मदद करता है और आगे चलकर हमारे योग प्रवाह के आसन को अधिक लचीला बनाता है और चोट लगने की संभावना को कम करता है। सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास सर से लेके पैर तक किया जाता है, जैसे कि गर्दन, कंधे, धड़, घुटने और तखने। गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सीधे खड़े हो जाएं या दंड आसन में बैठ जाएं। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से आगे की ओर झुकाते हुए अपनी ठोड़ी को छाती तक ले जाएं। 1-2 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। आपको गर्दन के पिछले हिस्से में खिंचाव का अनुभव होगा। अब सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे पीठ की ओर ले जाएं। एक 2 सेकंड तक आसन को बनाए रखें। ऐसा 8 से 10 बार दोहराएं।
अब फिर से सामान्य स्थिति में आएं और सांस लेते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर घुमाएं। 1-2 सेकंड आसन में ठहरें और फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब फिर से सांस लेते हुए गर्दन को बाएं कंधे की ओर घुमाएं। आसन को बनाए रखें और फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। ऐसा 8 से 10 बार दोहराएं। कंधों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों कोहनियों को जोड़कर सीने के सामने की ओर रखें और अब उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। धीरे से सांस लेते हुए कोहनियों को सामने से ऊपर की ओर घुमाते हुए सर को पीछे की तरफ ले जाएं। ध्यान रखें उंगलियां अपनी जगह पर बनी रहें। अब सांस छोड़ते हुए कोहनियों को पीछे से नीचे घुमाते हुए सामने की ओर ले आएं। ऐसा हमें 8 से 10 बार करना है। अब इसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे। धीरे से सांस लेते हुए कोहनियों को सामने से नीचे की ओर घुमाते हुए सिर के पीछे की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से सामने की ओर ले आएं। इसे भी 8 से 10 बार दोहराएं। पंजों एवं एड़ी के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दंडासन में बैठकर पैरों के अंगूठों और उंगलियों को आगे और पीछे की ओर धीरे धीरे बलपूर्वक दबाएं। एड़ियां स्थिर रखें। फिर पूरे पंजे को एड़ी सहित आगे एवं पीछे दबाएं। आगे पीछे दबाते हुए एड़ी का जमीन पर घर्षण यानी फ्रिक्शन होगा। ये अभ्यास साइटिका के दर्द में लाभकारी तथा घुटनों के लिए उपयोगी है। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करें। दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पर रखें। फिर पहले दाहिने पैर की एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजों को दाएं से बाईं दिशा में गोलाकार घुमाएं। फिर बाईं से दाहिने घुमाएं। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास करें और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करें। दोनों योग अभ्यास के दौरान हाथ की हथेलियां भूमि पर ही कमर से सटाते हुए जमाए रखें। घुटने एवं नितंब के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघा पर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पंजों को पकड़कर तथा दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। अब दाएं हाथ को दाएं घुटनों के नीचे लगाते हुए घुटनों को ऊपर उठाकर छाती से लगाएं तथा घुटनों को दबाते हुए जमीन पर टिका दें। इस तरह ऊपर और नीचे 8 से 10 बार करें। इसी प्रकार इस अभ्यास को विपरीत बाएं पैर पर मोड़कर दाएं जांघा पर रखकर पहले के समान करें।
अंत में दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को भूमि पर स्पर्श कराएं और ऊपर उठाएं। इस प्रकार कई बार इसे दोहराएं। नितंब के जोड़ को स्वस्थ करने के लिए तथा वहां बड़ी चर्बी को कम करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। इससे पद्मासन करने में भी सरलता होगी। योग अभ्यास के प्रारंभ में आप अपने शरीर में अच्छे से गर्माहट लाने के लिए पहले 2 से 3 बार सूर्य नमस्कार करें। इससे आपका शरीर अच्छे से गर्म और थोड़ा लचीला हो जाएगा और 12 आसन भी प्रारंभ में ही हो जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात अब हम अपने आसन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के योग अभ्यास की। सबसे पहले हम अपने मन की गतिविधियों को रोकते हुए उसे अपने साथ इस पल में लेकर आएंगे। अपनी चटाई पर सीधे खड़े हो जाएं और गहरी सांस लें और छोड़ें। नाक से गहरी सांस लेते हुए अपने श्वास को नाभि तक अंदर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करने तक सांस बाहर छोड़ें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करें। 10 से 15 गहरी और शांत श्वास के बाद हम अपने योग प्रवाह के लिए तैयार हैं। इस योग प्रवाह का सबसे पहला आसन है वितलासन, मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। पूरी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद रीढ़ की हड्डी को गर्म करने का ये एक बेहतरीन आसन है। वितलासन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी भाषा में शाब्दिक अर्थ गाय आसन है। मार्जरी भी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बिल्ली। इस आसन को करने से रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों का लचीलापन बना रहता है। वितलासन मार्जरी आसन से होने वाले लाभ। इस आसन में आपकी रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव पड़ता है। ये खिंचाव आपकी रीढ़ की हड्डी को अधिक लचीला बनाने में सहायक है। इसके अलावा ये आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में भी सहायक है। मार्जरी आसन करने से आपके पेट के मांसपेशियों पर अच्छा खिंचाव पड़ता है जिससे पेट के सभी अंगों की अच्छी कसरत होती है। ये पेट के अंगों को सक्रिय करती है जो कि पाचन क्रिया में सुधार करने में मदद करती है। इस आसन के अभ्यास में लंबी और गहरी सांस लेनी पड़ती है जिससे फेफड़े अच्छी तरह फैलते हैं। इसके कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाती है जो कि रक्त परिसंचरण में सुधार करती है। ये आसन मन को शांत करके मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा इस आसन को करने से आपके कंधे और कलाई दोनों मजबूत होंगे। वितलासन मार्जरी आसन करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आपकी गर्दन में चोट या दर्द है तो आप ये आसन करने की कोशिश ना करें। अपनी क्षमता से अधिक इस आसन को करने की कोशिश ना करें। मार्जरी आसन को महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी प्रमाणित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों को मार्जरी आसन को नहीं करना चाहिए। इस आसन को करते समय शरीर को ढीला और लचीला छोड़ें। आप जितना शरीर को लचीला छोड़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अपनी चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अब अपनी हथेलियों को कंधों की चौड़ाई में रखें और अपने घुटनों को सीधे अपने कूल्हों के नीचे रखें। अब आप एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं, अपनी नाभि को नीचे की तरफ धकेलें और टेल बोन यानी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को ऊपर उठाएं। अब अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर लाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ें,
अपने सर को नीचे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में अपने घुटनों के बीच की दूरी को देखें और ध्यान रखें कि इस मुद्रा में आपके हाथ झुकने नहीं चाहिए। अब फिर से अपने सर को पीछे की ओर करें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस क्रिया को आप 10 से 20 बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए वापस मेज वाली स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। दूसरा आसन है अधोमुख श्वान आसन। ये संस्कृत के शब्द अध से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीचे। मुख का अर्थ है चेहरा और श्वान का अर्थ है कुत्ता और आसन का अर्थ है मुद्रा। ये आसन अधोमुख श्वान आसन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमारा मुख नीचे की ओर होता है और पूरा शरीर जैसे कुत्ता जब अपने शरीर को आगे की ओर खींचता है, उस तरह ही इस आसन में हमारा शरीर दिखता है। अधोमुख श्वान आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? कंधा, पीठ, कमर और भुजाओं में चोट लगी हो तो इस आसन को ना करें। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या कान या नाक से संबंधित कोई संक्रमण है, तो उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आंखों की कोशिकाएं कमजोर हैं, तब भी ये आसन ना करें। अगर आपकी कलाई में समस्या हो तो ये आसन ना करें। डायरिया होने पर ये आसन ना करें। अधोमुख श्वान आसन के लाभ: हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये हथेलियों और पैरों को टोनिंग में मदद करता है। इसके नियमित अभ्यास से कमर दर्द कम होता है। अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं, शरीर को एक मेज की स्थिति में ले आएं। आपकी पीठ मेज के ऊपरी हिस्से की तरह हो और दोनों हाथ और पैर मेज के पैर की तरह। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं। अपने घुटने और कोहनी को मजबूती देते हुए और सीधे करते हुए अपने शरीर से उल्टा वी आकार बनाएं। हाथ कंधे के जितने दूरी पर हो, पैर कमर की दूरी के बराबर और एक दूसरे के समानांतर हो। पैर की उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ हो। अब अपने हथेलियों को जमीन पर दबाएं, कंधों के सहारे इसे मजबूती प्रदान करें। गले को तना हुआ रखें और कानों को बाहों से स्पर्श कराएं। लंबी गहरी सांस लें। अधोमुख श्वान आसन की अवस्था में बने रहें। अपने नजरें नाभि पर बनाए रखें। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और वापस मेज वाली स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम वीरभद्रासन 1 को जानते हैं। वीरभद्रासन का अभ्यास शरीर में बल और स्फूर्ति लाता है। इसे योद्धाओं का आसन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि शिव के गण और कैलाश के द्वारपाल वीरभद्र
धरती में इसी मुद्रा में प्रकट हुए थे। वीरभद्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वीर, जिसका अर्थ है बहादुर, जबकि दूसरे शब्द भद्र का अर्थ मित्र होता है। वीरभद्रासन एक आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर वीरभद्रासन एक नहीं करना चाहिए। कंधे और दर्द की समस्या होने पर हाथ ऊपर ना उठाएं। घुटने में दर्द या अर्थराइटिस होने पर दीवार या कुर्सी के सहारे से ही ये अभ्यास करें। जिन्हें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप की समस्या हो वह ये आसन ना करें। वीरभद्रासन एक के लाभ। ये योग आसन कंधे, हाथ, पैर, टखनों और पीठ को सशक्त बनाता है। कूल्हों, छाती और फेफड़ों को खोलने में सहायक है। शरीर के संतुलन, स्थिरता और मन की एकाग्रता में सुधार करता है। रक्त परिसंचरण और श्वसन को बेहतर बनाए रखने में सहायक योग माना जाता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करके पाचन की समस्या को ठीक रखने में सहायक है। अधोमुखो श्वान आसन से अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं ताकि आपके पैर की उंगलियां आपकी हाथ की उंगलियों के अनुरूप हों और अपने पैर को थोड़ा सा दाहिनी ओर लेके जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। दाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। इसके बाद बाएं पैर के पंजे को 45 डिग्री पर घुमाएं। पैरों को स्थिर रखें। अपने धड़ को दाएं पैर की तरफ घुमाकर रखें। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। दाईं जांघ को धरती के समानांतर ले आए। बायां पैर एकदम सीधा रहेगा। सर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बनी रहें। अपने हाथों को धरती पर छोड़ दें। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पर वापस आ जाएं और दूसरी तरफ दोहराएं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज से अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में वापस जोड़ लें। अपने धड़ को बाएं पैर की तरफ घुमाएं। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। बाईं जांघ को धरती के समानांतर ले आएं। दायां पैर एकदम सीधा रहेगा। सर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बनी रहें। अपने हाथों को धरती पर छोड़ दें। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पर वापस जाएं। और बाल आसन में रहते हुए कुछ वक्त के लिए अपने सांसों पे ध्यान दें। अगला आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन को सर्प आसन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। भुजंग आसन करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? भुजंग आसन का अभ्यास तब नहीं करना चाहिए जब आपको हर्निया, पीठ में चोट, कार्पल टनल सिंड्रोम, सिर दर्द, पेट के निचले हिस्से में सर्जरी, हाथ या पैरों में चोट जैसी समस्याएं हों। भुजंग आसन के फायदे: रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ाता है। कमर का निचला हिस्सा मजबूत करने में सहायक होता है। साइटिका की समस्या को कम करने में लाभदायक होता है। दमा के लक्षणों को कम करता है। प्रजनन प्रणाली में सुधार करने के लिए
इस अभ्यास को फायदेमंद माना जाता है। भुजंगासन करने की विधि। बाल आसन से पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को जांघों के पास जमीन की तरफ रखें। ध्यान रहे कि आपके टखने एक दूसरे को छूते रहें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को धरती की तरफ करें। अब अपने शरीर का वजन अपने हथेलियों पर डालें। श्वास भीतर खींचें और अपने सर को उठाकर पीठ की तरफ खींचें। ध्यान दें कि अभी तक आपकी कोहनी मुड़ी हुई है। इसके बाद अपने सर को पीछे की तरफ खींचें और साथ ही अपनी छाती को भी आगे की तरफ निकालें। सर को सांप के फन की तरह खींच कर रखें, लेकिन ध्यान दें कि आपके कंधे कान से दूर रहें और कंधे मजबूत बने रहें। इसके बाद अपने कूल्हे, जांघों और पैरों से धरती की तरफ दबाव बढ़ाएं। शरीर को इस स्थिति में करीब 15 से 30 सेकंड तक रखें और श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका पेट धरती की तरफ दब रहा है। भुजंगासन से बाहर आने के लिए अपनी श्वास को धीरे से छोड़ते हुए अपनी बाहों को मोड़ें और धीरे से अपनी छाती को नीचे लाते हुए अपने सर को भूमि या अपनी चटाई पर विश्राम दें। सर्वांगासन। सर्वांगासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व अंग और आसन। सर्व अंग का मतलब शरीर के सभी अंग और आसन का अर्थ है मुद्रा। ये आसन उन कुछ ही आसनों में से एक है जो पूरे शरीर को सक्रिय करता है, यानी ये आपके पैरों की उंगलियों से लेके सर तक हर अंग के लिए फायदेमंद है। इसलिए इसे सर्वांगासन कहा जाता है। सर्वांगासन करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उच्च रक्तचाप वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान इस आसन का अभ्यास ना करें। रीढ़ की समस्याओं का अनुभव करने वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आप स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, केशिका, हृदय से जुड़ी समस्याएं आदि से जूझ रहे हैं तो इस आसन को करने से बचें। सर्वांगासन के फायदे। सर्वांगासन थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। इससे पुरुषों और स्त्रियों के हार्मोनल ग्लैंड्स को संतुलित करने में मदद मिलती है। सर्वांगासन सर के क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे नस सही तरीके से काम करती हैं और इसलिए इससे माइग्रेन और सरदर्द से राहत पाने में मदद मिल सकती है। रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर हृदय को स्वस्थ करता है और मुंह पर तेज के साथ बालों में भी रक्त प्रवाह तेज करता है। पाचन क्रिया को ठीक करके कब्ज में राहत देता है। इस योग से दमा, मोटापा और शारीरिक दुर्बलता में भी लाभ मिलती है। वेरिकोज वेन्स एक समस्या है जिसमें टांगों की नसें मोटी हो जाती हैं और त्वचा उभरी हुई दिखाई देने लगती है। सर्वांगासन में जब टांगे उठाई जाती हैं तो वापस लौटते रक्त से वेरिकोज वेन्स की समस्या में राहत मिलती है। रक्त का संचार वापस लौटकर दिमाग में जाता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ाने में मदद मिलती है। सर्वांगासन करने की विधि। चटाई पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को कूल्हे तक उठा लें। टांगों को सीधे हवा में ऊपर की तरफ उठाएं और धीमी गति से टांगों को सर की तरफ मोड़ें। अब अपने हाथों को कमर के पास लाएं और पीठ को सहारा देते हुए गर्दन तक अपने शरीर को ऊपर हवा में उठा लें। कंधे, रीढ़ की हड्डी और कूल्हे एक सीध में आ जाएंगे।
इस स्थिति में 30 सेकंड तक बने रहें। लेकिन अगर आपको दर्द महसूस हो तो आप आसन छोड़ सकते हैं। बाहर निकलने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को और अपने पैरों को धीरे धीरे चटाई पर ले आएं और टांगों को भी धीमी गति से चटाई पर ले आएं। कुछ देर के लिए पीठ के बल सामान्य रूप से ही लेटे रहें। कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांस भरें। धीरे से अपने दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रभा को अपने नियमित व्यायाम में सम्मिलित करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे सात्विक जीवन के परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें, दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पे बनी रहे। हरिओम तत्सत।